हेलो स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ। फिजिक्स में पार्ट 1 मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, ये किन बच्चों के लिए है? या उन बच्चों के लिए है जिनकी या तो बहुत बिल्कुल ना के बराबर तैयारी है, या तो आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है साल भर और आपको जो है एंड टाइम पर क्वेश्चन चाहिए होता है, तो उस तरह के बच्चों के लिए है। या तो ये ऐसे बच्चों के लिए है जो नॉर्मली एवरेज स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपको लग जाएगा कि हाँ, क्या पढ़ा है क्या बचा हुआ है। ठीक है, ये मतलब एक कॉमन क्वेश्चंस है इसके अंदर, जो क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं क्वेश्चन क्वेश्चन खाली डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है एक बार। और इसके जो आंसर हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हो तो इसके आंसर भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस भी कर लेंगे इस पेपर को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करें क्लास 10th के लिए है, तो अगर कोई क्लास 11th और किसी दूसरी क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। ये क्लास 10th बेसिकली स्पेशली बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे ये उनके लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आप देख सकते हो जो पहला है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज स्टेट द फॉलोइंग लॉज विद एक्सप्रेशन। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन रखा रह जाएगा, बट याद रखना इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, स्टेट द फॉलोइंग लॉज विद एक्सप्रेशन, यानी ओम्स लॉ और जूल्स लॉ। आपको पता है ये दोनों चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं एक्सप्रेशन के साथ। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में याद है V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई आर। ये इस तरह के प्रोपोर्शनलिटी को यानी एक्सप्रेशन को दिखाना है, जिससे जो है एक्सप्रेशन इसको हम बता सके एक्सप्रेशन को। ओम्स लॉ का ग्राफ भी याद रखना। ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ का वो वी आई ये है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन वी आई का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और इसके जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। यानी V अपॉन आई की वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करेगी? स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है रेसिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, तो वी आई का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ऐसे जूल्स लॉ है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इस तरह से आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ से निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है और एक H प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और इन दोनों को मिला के हम जूल्स लॉ कहते हैं। तो आई होप आपको इतना पता चल गया होगा कि सर जूल्स लॉ जो है वो क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन में देखो इस तरह के क्वेश्चंस डिफाइन में पेपर में रखे रहते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, रेसिस्टिविटी, 1 वॉट, रियोस्टेट और पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने बहुत ही थोड़ा सा जो है चुन चुन करके निकाला है इन सारे डेफिनेशंस को। ये ज़्यादातर पूछते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पूछने की बहुत ज़्यादा है, पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये डिफाइन हो गए। अब हम बात करते हैं डिफाइन के बाद एक फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। बच्चों देख सकते हो आप लोग, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, 4 फैक्टर याद करो। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यानी रो। तो ये मैंने नोट्स में, जो मेरे नोट्स हैं आपने अभी देखा होगा, लास्ट वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैंने नोट्स दिखाए थे इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ से आपको ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो है लिंक है वीडियो की, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है उसके अंदर। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा और ये आपको चारों फैक्टर भी मिल जाएंगे डिटेल में वहाँ पर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये सीधा सीधा एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया है हमने, और ये कई बार पेपर में भी आया है। B1 B2 B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर 12.8। ठीक है, और फिगर 12.8 में मैं आपको फिगर यहाँ पर डाल दूंगा कि ये जो 12.8 फिगर है वो कैसा रहेगा। वेर ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो, इसका जो वो आएगा ना, क्या नाम है इस क्वेश्चन का, जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो उसमें आपको फिगर भी मैं आपको दे दूंगा इसका। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर। तो करंट ऑफ 3 एम्पेयर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर, तो 3 एम्पेयर की करंट जो है रिकॉर्ड होती है। तो कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड एंड B1 गेट फ्यूज्ड। अगर B1 फ्यूज हो जाता है, BO2 फ्यूज हो जाता है, इस तरह का देखना। आप एक सर्किट होगा, आप देख लीजिएगा, ये B1 B2 B3 एंड पैरेलल आइडेंटिकल है एक तो, और सबके सब मेरे ख्याल से पैरेलल लगे हैं। 3 बल्ब्स कनेक्टेड इन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। अच्छा, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है सारे बल्ब। ये बल्ब पहला पैरेलल में कनेक्टेड है, दूसरा भी पैरेलल में कनेक्टेड है, और तीसरा भी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह के 3 बल्ब्स है, B1 B2 B3, और ये सर्किट से जो है जुड़ा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज ये B1 है, ये B2 है, और ये B3 है। अब कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लोज व्हेन व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब्स इन द बल्ब 1। तो अगर गेट बल्ब 1 जो है अगर वो फ्यूज हो जाता है, बल्ब 1 अगर फ्यूज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है 2 और 3 जलते रहेंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3, यानी A1 A2 A3 एंड A की रीडिंग। तो A तो एमीटर ये वाली हो गई। ठीक है, ये A1 यहाँ पर एमीटर लगा है, A2 यहाँ पर, और A3 यहाँ पर एमीटर लगा है। तो 3 एमीटर है तीनों बल्ब के साथ। तो कह रहा है A1 A2
A3 एंड A व्हेन बल्ब 2 गेट्स फ्यूज्ड, क्योंकि ए की रीडिंग तो एज इट इज़ रहेगी जैसा कि टोटल करंट होता है, टोटल करंट की जो वैल्यू होगी सपोज 3 एम्पेयर तो 3 एम्पेयर ही रहेगी। लेकिन अगर बल्ब ट्यूब फ्यूज़ हुआ है तो जो 3 एम्पेयर है वो बटेगा किसमें, दो बल्ब में, एक तो इस 3 वाले में, एक फर्स्ट वाले में। अगर बल्ब ट्यूब फ्यूज़ हो गया है तो ये 1.5 एम्पेयर यहाँ पर और 1.5 एम्पेयर यहाँ पर जाएगा अगर 3 एम्पेयर की करंट है तो। बात समझ आ रही, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ मच पावर इज रिसीव्ड, तो पावर फाइंड करना है तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे I स्क्वायर आर, तो यहाँ पर R टोटल फाइंड कर लीजिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद बल्ब्स टुगेदर डिसिपेटेड व्हेन द ऑल 3 बल्ब्स, तो मतलब I स्क्वायर आर, तो यहाँ पे I पहले फाइंड, I तो है हमारे पास, R फाइंड कर लीजिए, टोटल R फाइंड करके, और आप आराम से जो है क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल R फाइंड करने के बाद आप जो है पावर फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो पावर के लिए सीधा π² R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इसमें क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऊपर भी हमने डिस्कस किया क्या होता है, एंड हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इसके कोई 4 एप्लीकेशन याद करो बेटा। 4 एप्लीकेशन कौन कौन थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, कि 4 एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के, आपको इलेक्ट्रिक ओवन, सॉरी इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक क्या मैं टोस्टर, इनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कैसे, ये भी नोट्स के अंदर आप देखना, जो मैं लिंक डाला है हमने डिस्क्रिप्शन में, तो उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में गिवन है। अब है ड्राइव, अब डेरिवेशन, बेटा मैंने आपको कहा था कि एक डेरिवेशन तो पेपर में आते ही आते हैं, तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन किस चीज़ के है सर, तो मैंने नीचे लिखा है डेराइव एंड एक्सप्रेशन टू फाइंड, डेराइव एंड एक्सप्रेशन, ध्यान देना, मैंने लिखा है नीचे, देखो ध्यान से, डेराइव एन एक्सप्रेशन ड्राइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल दोनों का मैंने दे दिया है दोनों, क्योंकि पूरी बुक में सिर्फ 2 डेरिवेशन और पेपर में कोई भी एक आ जाता है, तो दोनों डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द वायर, ये भी डेरिवेशन भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो मैंने वीडियो उस दिन बनाया था, ठीक है, वो लाइव में जब मैंने पढ़ाया है तो लाइव में मिल जाएगा, आप डालिएगा गो टू साइंस लाइव इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी आपको सर्च में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, या तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा या तो लिंक नीचे दे रखा है, आप उस पर जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इफ लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल एंड ऑन स्ट्रेचिंग, देखो अगर लेंथ ऑफ द वायर डबल हुआ है स्ट्रेच करने पे, ध्यान देना बेटा, स्ट्रेच करने पे, अगर स्ट्रेच करने पे डबल हो तो लेंथ हो गया 2L, ठीक है, और एरिया हो गया A/2, इस तरह से R का फॉर्मूला लगा लेना, रो L अपॉन में A होता है, रो L अपॉन में, ठीक है, तो R डैश क्या आ जाएगा, R डैश का मतलब है रो और L की जगह 2L लगा देना और A की जगह A/2, इस तरह से 4 टाइम्स हो जाता है, यानी R डैश जो होता है ना वो 4 टाइम्स ऑफ R हो जाता है, ये एक्सप्रेशन इसका, यानी ये कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 7 की, तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 7 का आंसर है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, जो नीचे रूल्स हैं उसके क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, यानी कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेट के क्वेश्चंस आ गए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसके रूल्स के एप्लीकेशन है, मतलब यूज क्या है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग मैनी सर्कुलर टर्न्स रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये डेफिनेशन है सोलेनॉइड की जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एंड राइट वन एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक एप्लीकेशन तो टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसका आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें 3 क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पहला क्वेश्चन है, एंड इज इट परमानेंट मैग्नेट, क्या ये परमानेंट मैग्नेट होता है, एंड राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स, यानी कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है भाई, जाहिर सी बात है किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जब सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन कोर कन्वर्ट्स इनटू द मैग्नेट, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इज इट परमानेंट मैग्नेट, क्या है परमानेंट मैग्नेट, तो आंसर होगा नो, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, इसमें जब करंट की वैल्यू खत्म हो जाती है, करंट जैसे स्विच ऑफ करते हैं हम, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, राइट एनी 2, अच्छा इसका यूज याद रखना, इलेक्ट्रिक बिल में भी इसका इस्तेमाल होता है, और जो है इसके क्रेन्स में भी इस्तेमाल होता है, क्रेन्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि सर ये जो हमारा क्या मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में आगे लिखा हुआ राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स, कोई 2 फैक्टर भाई, अमाउंट ऑफ करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, क्लियर, ओके, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग, बेटा शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ध्यान से देखो, एंड राइट इट इज 2 कॉज ऑफ ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग व्हेन लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, तो देन द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, एंड राइट एनी 2 कॉज ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की 2 वजह, एक तो मेन से करंट आ जाए तो ओवरलोडिंग हो जाती है, या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए घर में तो ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग मतलब करंट की वैल्यू का बढ़ जाना बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 है एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, AC और DC के बीच में 3 डिफरेंस, बेटा बहुत आसान है, AC
ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, ये लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। डिफरेंस अब स्टार्ट होता है, पहला डिफरेंस कि एसी को बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाया जा सकता है, डीसी को शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकते हैं। एसी करंट को जो है एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है। जो एसी करंट होता है उसको स्टोर किया जा सकता है, या सॉरी एसी करंट को कन्वर्ट किया जा सकता है डीसी करंट में बहुत ही ईजिली, ठीक है। और उसके बाद एसी करंट का जो सोर्स, ये भी लिख सकते हो, एसी करंट का जो सोर्स है वो एसी जनरेटर है, डीसी करंट का सोर्स जो है वो डीसी जनरेटर है। तो इस तरह से जनरली इसके सोर्स के नाम भी आप याद रख सकते हो। वाई अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन डोमेस्टिक सर्किट, अप्लायंस को डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसके रीजन बताने आपको। तो पैरेलल में लगाने की दो वजह, जाहिर सी बात है, पैरेलल तीन वजह मत पूछ रहा है तो एक तो जाहिर सी बात है सेम पोटेंशियल पे काम करेगा, पैरेलल मंगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट अच्छा फ्लो करेगा, तो दूसरा ये रीजन हो गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। और तीसरा पैरेलल लगाने का ये कि सेपरेट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पैरेलल में होगा तो जाहिर सी बात है स्विच भी सेपरेट इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, व्हाई शुड अ फ्यूज विद अ डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय। तो फ्यूज को इस्तेमाल करते क्यों है, जाहिर सी बात है सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। ये हमारे अचानक से हमारे घर में अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है रिलेटिवली, इसलिए मेल्ट कर जाती है और हमारे घर के अप्लायंसेस बच जाते हैं। व्हाई शुड फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन विद लार्ज रेटिंग। जाहिर सी बात है अगर लार्ज रेटिंग की फ्यूज अगर हम लगाएंगे घर में बेटा, तो अगर करंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो रेटिंग अगर ज्यादा है तो जल्दी तो वो मेल्ट होगा नहीं। सपोज 10 एम्पेयर है, मेरे घर में अगर 9 एम्पेयर की करंट पे जो है शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांसेस है और हमारे फ्यूज की रेटिंग 10 एम्पेयर है, तो जाहिर बात है 9 एम्पेयर पे तो मेल्ट होगा ही नहीं फ्यूज, है ना। वो तो 10 एम्पेयर में मेल्ट होगा, मालूम पड़ा 9 एम्पेयर पे हमारा नुकसान हो गया। तो इसीलिए जो फ्यूज है उसकी रेटिंग लो रखी जाती है कि इससे ज़्यादा करंट आया तो आपके घर में जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो जो फ्यूज है वो उसी उससे उसके कम करंट पे ही जो है मेल्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कांस्टेंट करंट फ्लोज नहीं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ये आप करेंगे, मैंने उस दिन बताया भी था इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 ये डायग्राम के साथ है, क्वेश्चन 14 ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एंड पे, ठीक है। और राइट और रोल ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का जो रोल है वो लिखना है। तो अर्थ वायर का क्या रोल है, सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमें बचाता है, बहुत सारे रोल से। तो ये इसकी कम से कम 3-4 लाइन में इसको आपको अर्थ वायर को समझा देना है कि कैसे लगाते हैं, मेटेलिक अप्लायंसेस से लगाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किस टॉपिक पे, किन चैप्टर्स पे आपको जल्दी जो है यानी कि बायो और केमिस्ट्री के किन चैप्टर्स पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, तो मैं आपको उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैं अपने पेज से चल ही रहा हूँ, फिजिक्स का अगला आ जाएगा, लेकिन अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे चाहिए, किसी चैप्टर पे चाहिए, कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ समझना है आप लोगों को, तो कोई चैप्टर समझना है तो बता दिए, क्योंकि हम लाइव आते रहते हैं। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो वो लाइव के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव पढ़ाता हूँ यहाँ पर, हर 1-2 दिन के बाद हमारी क्लासेस होती हैं, तो इसको आपको शेड्यूलिंग पता चल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हो तो। और इसको शेयर भी कर दो, लाइक तो कर ही दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फायदे यहाँ से मिल ही गया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर हमारे साथ बने रहेंगे।